नमस्ते, मैं हूँ अनामिका फ्रॉम रोलिंग पम्पकिन प्रोडक्शंस। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही सीरियस मेडिकल कंडीशन के बारे में, दैट इज ब्रेन स्ट्रोक। हम में से हर किसी ने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन सुनी है जहाँ कोई किसी के साथ चाय पी रहा है या खाना खा रहा है और अचानक से दूसरे इंसान का या हाथ रुक जाता है या मुंह टेढ़ा हो जाता है और वो बोलना बंद कर देते हैं। कुछ ऐसी सी चीज हो जाती है एंड फिर बाद में पता चलता है कि वो स्ट्रोक ही था। तो आज हम इसे एक सिंपल शब्दों में समझेंगे कि स्ट्रोक क्या होता है, इसे कैसे पहचाने और कैसे इससे हम बच सकते हैं। क्योंकि हर किसी के घर में जिस जिस किसी को भी आजकल बीपी है, आई गेस वो स्ट्रोक के प्रोन होता है। तो जानकारी ही बचाव है। और आज के हमारे गेस्ट है डॉक्टर राजीव मिश्रा जी। हमने इनके पॉलिटिक्स और लेफ्ट से संबंधित बातों के बारे में काफी व्यूज सुने हैं, बट आज हम इनके प्रोफेशन से रिलेटेड बात करेंगे। जी हाँ, डॉक्टर राजीव मिश्रा जी एक मेडिकल डॉक्टर है और इनकी स्पेशलिटी है स्ट्रोक मेडिसिन। नमस्ते डॉक्टर राजीव जी। नमस्कार। सो शुरू करते हैं। पहले आप हमें बताइए कि स्ट्रोक को सिंपल शब्दों में आप समझाएं, ये क्या होता है। और ब्रेन स्ट्रोक स्ट्रोक का जो यूज है सिर्फ ब्रेन स्ट्रोक के उसमें होता है या ब्रेन स्ट्रोक हार्ट स्ट्रोक दोनों के कॉन्टेक्स्ट में हम कर सकते हैं? जी नहीं, जब हम स्ट्रोक कहते हैं तो यह ब्रेन की कंडीशन है। जैसे हार्ट में हार्ट अटैक कहते हैं। जैसे हार्ट अटैक होता है, हार्ट हम्म। अटैक में हार्ट के किसी पोर्शन को, हार्ट के अंदर कोई ब्लड वेसल में ब्लॉकेज आ जाती है, तो हार्ट को के मसल्स को ब्लड नहीं मिलता, तो हार्ट के उस मसल का डेथ होने लगता है। उसको हार्ट अटैक कहते हैं। एग्जैक्टली वही सिचुएशन ब्रेन में हो सकती है। अगर ब्रेन की किसी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज आ जाए या कोई किसी वजह से ब्रेन के किसी पोर्शन को अगर ब्लड ना मिले, तो ब्रेन के एक पोर्शन का डेथ हो सकता है, तो उसे स्ट्रोक कहते हैं। और जब हम स्ट्रोक कहते हैं तो हम हमेशा ब्रेन की बात करते हैं। स्ट्रोक ब्रेन में ही होता है। आप इसे हार्ट अटैक जैसे होता है वैसे आप इसको ब्रेन अटैक समझ सकते तो लोग कहते हैं कि स्ट्रोक जो है वो अचानक से आ जाता है, हैं। बट क्या इसके कोई वार्निंग साइंस हैं कि हम डिटेक्ट कर सके कि ये स्ट्रोक ये क्या है? जी, स्ट्रोक हमेशा अचानक ही आता है। ओके। न्यूरोलॉजिकली कोई भी घटना अगर एकाएक होती है ब्रेन के अंदर, तो मोस्ट लाइकली वह स्ट्रोक ही है। किसी भी कारण से अगर ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई रुक जाए, तो वो उस आर्टरी से ब्रेन का जो पार्ट सप्लाई हो रहा है वह काम करना बंद कर दे सकता है, और यह बिल्कुल एकाएक होता है। तो उसके अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं। पहले से जान लेना कि मुझे स्ट्रोक होने वाला है, या या स्ट्रोक धीरे धीरे हो रहा हो, ऐसा नहीं होता। कई बार वार्निंग सिग्नल्स मिलते हैं लोगों को, जिसको कहते हैं ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक, या उसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं। तो उसमें बिल्कुल स्ट्रोक जैसे फीचर्स होते हैं। जो स्ट्रोक में होते हैं वही होते हैं, लेकिन वे अपने आप फिर ठीक हो जाते हैं। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी एकाएक उसका एक हाथ काम करना बंद कर दिया, और वो अपना हाथ नहीं हिला पा रहा है या हाथ नहीं उठा पा रहा है, या उसका चेहरा एक ओर इस तरह से खिंच गया, या उसकी जीभ लड़खड़ाने लगी, या वह बात नहीं कर पा रहा है, या उसके विजन में कोई प्रॉब्लम है एकाएक, और वो थोड़ी देर रहकर चला जाता है। तो हम्म। कई बार ऐसा हो सकता है कि यह ऐसी कोई घटना हो और चली जाए, और आप उसको सीरियसली ना लें। तो ऐसे इसको मिनी स्ट्रोक कहते हैं कॉमन बातचीत में, या TIA, ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक कहते हैं। यानी ट्रांजिएंट यानी क्षणिक, थोड़ी देर के लिए ब्लड सप्लाई रुकी और फिर वह खुल गई। तो इसको वार्निंग साइन समझना चाहिए। TIA इज अ वार्निंग साइन फॉर स्ट्रोक, और अगर उसका इलाज नहीं किया जाए तो बहुत संभावना है कि आने वाले कुछ दिनों में, घंटों में, महीनों में फिर से ऐसा और बड़ा एपिसोड हो सकता है, और वह पूरी तरह से ठीक ना हो
और वह न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट यानी कोई कमजोरी, कोई कमी, आपके न्यूरोलॉजी में कोई कमी छोड़ कर जाए। ऐसे भी स्ट्रोक होते हैं जो आपको इंसिडेंटली मिलते हैं। आपने हुँ, किसी का सीटी स्कैन किया और आपको पता लगा कि कोई एसिम्प्टोमेटिक स्ट्रोक हुआ। आपको कभी स्ट्रोक हुआ था ऐसा पता लग सकता है, लेकिन आपको कोई सिम्पटम नहीं हुए। तो ऐसा भी हो सकता है कि ब्रेन के जिस पार्ट को वह ब्लड आर्टरी, अगर छोटा स्ट्रोक है और ब्रेन के जिस पार्ट को सप्लाई कर रहा है, ब्रेन के जिस पार्ट में हुआ है, वह कोई ऐसा फंक्शन नहीं करता है जिसको आप इमीडिएटली डिटेक्ट कर सकें। लेकिन हुँ, ऐसा भी हो सकता है कि लंबे समय तक ऐसे छोटे-छोटे स्ट्रोक होने से अ, लोगों की मेमोरी धीरे-धीरे कम हो सकती है, या कॉग्निटिव एबिलिटी जिसको कहते हैं, मस्तिष्क के काम करने की क्षमता लॉन्ग टर्म में प्रभावित हो सकती है। तो एज़ फ़ार एज़ आई कैन अंडरस्टैंड जो सिम्पटम्स हैं, वो इतने डिस्टिंक्ट हैं कि मैं इसे और किसी चीज़ से मिसकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकती हूँ, राइट? ऐसा नहीं है। हाँ, तो स्ट्रोक कॉमन ये सिम्पटम्स कौन से होंगे कॉमन जिससे सिम्पटम, मैं कन्फ्यूज़ कर सकती हूँ? हुँ, पहले मैं बता दूं सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। कुछ भी हो ओके, सकते हैं और वह दूसरी बीमारियों की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, और दूसरी बीमारियां स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट कर सकती हैं। तो ओके, स्ट्रोक, उन्हें स्ट्रोक मिमिक्स कहा जाता है। दूसरी बीमारियां जो स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करती हैं उन्हें स्ट्रोक मिमिक कहा जाता है। स्ट्रोक हुँ, जो दूसरी बीमारियों की तरह प्रेजेंट कर सकता है उन्हें स्ट्रोक कैमेलियंस कहा जाता है, लेकिन अच्छा, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो आपको यह समझने की जरूरत है कि कौन कौन सी बीमारियां, जैसे क्या क्या सिम्टम हो सकते हैं। सबसे कॉमन जिसको लोग कहते हैं लकवा मार गया, पैरालिसिस हो गया, तो एक राइट, हाथ एक पैर। स्ट्रोक सामान्यतः वन साइडेड बीमारी है। रेयर कंडीशन में बायलैटरल भी हो सकती है, वन कैन बी टेकन बाय सरप्राइज। लेकिन स्ट्रोक सामान्यतः एक साइड में होने वाली बीमारी है। तो एकाएक कुछ भी ब्रेन में होता है तो स्ट्रोक सोचना चाहिए। वन तो साइडेड मतलब लेफ्ट या राइट लेफ्ट पार्ट? या राइट, अगर ब्रेन के ओके, लेफ्ट साइड में कुछ होगा तो राइट साइड में इफेक्ट आएगा, और ब्रेन के राइट साइड में कुछ होगा तो लेफ्ट साइड में इफेक्ट आएगा। इसे ठीक है। मोटा मोटी शब्दों में ऐसे समझना चाहिए। हुँ, जैसे एकाएक किसी का हाथ काम करना बंद कर दे, या एक हाथ हुँ, एक पैर काम करना बंद कर दे, डिपेंडिंग ऑन हुँ, कितनी बड़ी आर्टरी ब्लॉक हुई है और कितना बड़ा एरिया इन्वॉल्व हुआ है। या चेहरा एक और खिंच जाए, इस तरह से खिंच जाता है, या सिंपली एक और झुक जाता है। अ, मैं चाहूंगा कुछ तस्वीरें आपको भेजूंगा जो आप दिखाएं। ठीक है। तो या फिर आदमी बात करते करते उसकी जीभ लड़खड़ाने लगती है और उसकी जबान उलझने लगती है, वह साफ साफ बोल नहीं पाता, उसकी बोली हुई बात समझ में नहीं आती। या कई बार ऐसा हो सकता है कि वह क्या बोलना चाहता है वह सोच नहीं पाता, वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी। क्या कहना है उसे पता है, इसे हुँ, कुछ हाथ में लिया है, उसे पता है कि इसे फोन कहते हैं, और वह ऐसे वो इशारे करेगा कि इससे कान में लगाकर बात करते हैं, पर उसे फोन शब्द याद नहीं आएगा। ऐसा भी हो हुँ, सकता है। हुँ, तो अधिक कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में भी हो सकता है कि छोटे सामान्य शब्द जान ले, लेकिन कठिन शब्द याद ना कर सके एकाएक। अभी वो ठीक से बात कर रहा था और एकाएक वह भूल गया कि उसे कहना क्या है। इस तरह की अच्छा, सिचुएशन प्रेजेंट कर सकते हैं। हुँ, एकाएक विजन में प्रॉब्लम आना, एक साइड की विजन चली जाना, या पूरी आंख की एक आंख की विजन चली जाना, ऐसा भी हो अच्छा, सकता है। तो अच्छा, विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, चेहरे फेस की प्रॉब्लम हो सकती है, हाथ या पैर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीच की प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ और बहुत तरह के स्ट्रोक हो सकते हैं। सब कुछ तो ब्रेन ही करता है। तो राइट, मैं कॉमन चीज़ों की बात बता रहा हूँ। एंटीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक, पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक में ऐसा हो सकता है कि एकाएक उसका बैलेंस बिगड़ जाए, हुँ, एकाएक उसे चक्कर आने लग सकते हैं, जैसे सारा कमरा घूम रहा है, वह चल नहीं सकता। और कंडीशंस में भी होता है, सिर्फ स्ट्रोक में ऐसा नहीं होता, और हुँ, कंडीशंस में भी होता है। राइट, लेकिन राइट, स्ट्रोक सबसे सीरियस कंडीशन है जिसमें ऐसा हो सकता है कि एकाएक किसी व्यक्ति का बैलेंस बिगड़ जाए, वह चल नहीं सके, या वह हाथ से काम कर रहा है, सडनली उसके हाथ का कोऑर्डिनेशन खराब हो जाए। मैंने देखा है कि कोई आदमी खाना खा रहा है और एकाएक वो बोला कि अब मैं चम्मच को अपने मुंह तक नहीं ले जा पा रहा हूँ, गिरने लग रहा है चम्मच से, क्योंकि हाथ का फाइन मोटर कोऑर्डिनेशन चला गया। इस तरह हुँ, के हुँ। मिल सकते। तो ये जो सिम्पटम्स आपने बताए हैं, जो बहुत डिस्टिंक्टिव सिम्पटम्स हैं, यदि इनकी डिग्री में ही वेरिएशन आ जाए, जी यदि हाँ, ये कम डिग्री की हो तो मेरे को समझ नहीं आएगा। जी यू विल हाँ, गेट कन्फ्यूज्ड, राइट? जी हाँ, बिल्कुल।
तो हुँ, स्ट्रोक बहुत सटल हो सकते हैं, जो आपको थोड़ी देर के लिए यह क्या हुआ, व्हाट वाज दैट, फिर आप सोचेंगे अरे राइट। कुछ नहीं था, चला गया। हुँ, या कभी ऐसा लग सकता है, देखें, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट अप्रोप्रिएट वेटेज टू इट। ऐसा हो सकता है आप सो के उठे, आपका एक साइड का हाथ दबा हुआ है, हुँ, और आप उठे तो एक साइड का हाथ झंझनाने लगता है, हुँ, सुन्न पड़ जाता है, और थोड़ी देर बाद ठीक हो जाता है। यस, लेकिन बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रोक में भी हो सकता है। अच्छा, तो आप, अच्छा। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा कुछ हो गया होगा, दब गया होगा, छोड़ो ठीक हो जाएगा। हुँ, तो हुँ, हुँ, लेकिन अगर वो उस वजह से होता है, दबने की वजह से होता है, तो आप देखते हैं 2-4 मिनट में ठीक हो जाता है, उससे लंबा नहीं टिकता। हुँ, लेकिन अगर वो लंबा टिक रहा है, तो हो सकता है कि आपका इनिशियल एजम्पशन गलत हो। वैसे ही बहुत बार कान की प्रॉब्लम होती है, हुँ, वेस्टिबुलर न्यूरोनाइटिस कहते हैं, जिसकी वजह से लोगों को चक्कर आ सकते हैं, ठीक है। ओके। हुँ, लेकिन बिल्कुल वही सिम्टम स्ट्रोक में भी हो सकते हैं। अगर सेरेबेलर स्ट्रोक है, तो बिल्कुल वही सिम्टम स्ट्रोक में भी हो सकते हैं। तो हुँ, अगर सडनली कुछ होता है, तो उसको स्ट्रोक समझ, स्ट्रोक को जगह देनी चाहिए, स्ट्रोक आपके माइंड में आना चाहिए, यह बहुत महत्व की बात है। नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर बहुत बड़ा स्ट्रोक नहीं है, छोटा स्ट्रोक है, और आपने उस पर ध्यान नहीं दिया, तो ऐसा हो सकता है कि अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा 2-4 दिन में। तो जो ट्रीटमेंट की अपॉर्चुनिटी है, विंडो है, वह निकल जाती है। यह समस्या हुँ, है कि अगर हुँ, आपने स्ट्रोक को तुरंत पहचाना और शक किया और तुरंत उसका इलाज कराया, तो हुँ, सबसे महत्व की बात यह है कि स्ट्रोक का इलाज संभव है एक्यूट स्टेज में, और हुँ, वह पूरी तरह से रिवर्स भी हो सकता है, या बहुत लार्जली रिवर्स हो सकता है। हुँ, लेकिन अगर उसे निश्चित समय के अंदर ट्रीटमेंट नहीं मिला, तो ब्रेन का जो पार्ट डैमेज होना है, वह हो जाएगा। और ब्रेन एक ऐसा ऑर्गन है जो जिसके पास कोई रिजर्व नहीं होता। अगर उसे हुँ, थोड़ी देर के लिए भी ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए भी ग्लूकोज नहीं मिलेगा, थोड़ी देर के लिए भी उसका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, तो हुँ, ब्रेन को के पास एबिलिटी नहीं होती है कि वह रिजर्व से काम चला ले। अगर किसी आदमी के हाथ या पैर को खून मिलना बंद हो जाए, तो उसको 2-4 घंटे लगेंगे डैमेज होने में। हुँ, लेकिन ब्रेन तुरंत डैमेज होना शुरू हो जाता है। हुँ, तो ब्रेन की एबिलिटी बहुत कम होती है, हुँ, उसके पास रिजर्व नहीं होता, उसके पास अपना एनर्जी का कोई स्टोरेज नहीं होता। तो जब हुँ, उसकी ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो जिस पार्ट की ब्लड सप्लाई रुक जाती है, उस पार्ट का डेथ होना तुरंत शुरू हो जाता है। और हुँ, कुछ घंटों के अंदर, सामान्यतः जो गाइडलाइन कहती है 4.5 घंटे के अंदर, आप उसको रिवर्स करके काफी कुछ बचा सकते हैं। महत्व हुँ, की बात यह है कि आप उसमें से जब आप ट्रीटमेंट देते हैं और आप ब्लड सप्लाई को रीस्टोर करते हैं, तो आप ब्रेन के कुछ पोर्शंस को, जिनका डेथ अभी नहीं हुआ है, जो डाइंग पोर्शंस हैं, आप उनको बचा सकते हैं, और आप डैमेज को मैं लिमिट। इस पर 1 मिनट बाद आती हूँ। मेरा एक लार्जर क्वेश्चन है कि जी, जिनके तो रिलेटिव्स या जिनके जो घर में रह रहे हैं वो डॉक्टर है तो ठीक है। जी, बट अदरवाइज़ मैं इन सिम्पटम्स के लिए एज़ अ मतलब एज़ अ कॉमन पर्सन कितनी पैरानॉइड हो सकती हूँ? क्योंकि देखिए आप कुछ भी गूगल करें, नॉर्मल सिम्पटम्स डालें तो गूगल तो सीधा कैंसर बताता है। और जी, वो नॉर्मल चीज़ निकलती है। अब जी। जो स्ट्रोक के केस में भी वो नॉर्मल है या वो स्ट्रोक है, मैं कितनी पैरानॉइड हो सकती हूँ? मेरे घर में डॉक्टर है तो चलो ठीक है, नहीं है तो क्या करूँ? मुझे कब एक्शन लेना चाहिए? वो देखिए, बताइए। हाँ। इसको मिस तो डॉक्टर भी कर सकते हैं, बात तो सही हुँ, है। अगर आपकी हुँ, स्पेशलिटी स्ट्रोक नहीं है, हुँ, तो जैसे एक सिंपल सी बात है, माइग्रेन। हुँ, माइग्रेन के बहुत सारे सिम्पटम बहुत बार स्ट्रोक की तरह हो सकते हैं। ओके। आपको माइग्रेन में फेस का ड्रूपिंग मिल सकती है, आपको माइग्रेन में हाथ की कमजोरी, पैर की कमजोरी मिल सकती है। एक साइड का हेमीप्लेजिक माइग्रेन होता है, जो बिल्कुल स्ट्रोक की तरह प्रेजेंट करता है। विजन की प्रॉब्लम मिल सकती है। तो माइग्रेन के सिम्टम्स, वो भी ब्रेन में हो रहा है, वैस्कुलर पैथोलॉजी है उसकी, तो हुँ, माइग्रेन के सिम्टम्स हो सकते हैं स्ट्रोक की तरह। तो हुँ, स्ट्रोक मिमिक्स होते हैं। हुँ, और कितना पैरानाइड होना चाहिए, तो मैं कहता हूं कि इट इज हार्ड टू ड्रॉ दैट लाइन। स्ट्रोक के बारे में सोचना चाहिए, स्ट्रोक कंसीडर हुँ, करना चाहिए, और अगर स्ट्रोक की शंका है, तो इमीडिएटली एक्ट करना चाहिए। क्योंकि अधिक से अधिक क्या होगा, अधिक से अधिक आप एक
अननेसेसरी ट्रिप लगाएंगे हॉस्पिटल का। राइट। क्योंकि देखें, जैसे कि हमने कहा माइग्रेन होता है, तो जिसको माइग्रेन होता है उसे पता होता है कि माइग्रेन मुझे हमेशा होता है और ऐसा ही होता है। पहली बार जब होगा या पहली बार जब न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट होगी तो उसे घबराहट होगी, लेकिन दूसरी तीसरी बार उसे पता होगा कि नहीं, मेरा तो माइग्रेन ऐसा ही होता है। तो हो सकता है कि वह उसको कम सीरियसली ले। लेकिन ऐसा भी देखा गया है कि जिन लोगों को माइग्रेन ज्यादा होता है उनमें स्ट्रोक के चांसेस कॉमन पॉपुलेशन से अधिक होते हैं। ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक दिन भेड़िया आ भी सकता है। आप हर रोज अच्छा। सोचेंगे अरे भेड़िया नहीं आता है, भेड़िया नहीं आता है, यह झूठ है, पर किसी एक दिन भेड़िया आ भी सकता है। तो यह लाइन खींचना बहुत कठिन है, लेकिन ऐसे कोई भी सिम्टम मिले या ऐसे कोई भी सिम्टम, सबसे खास बात यह है कि अगर सचमुच में किसी को बड़ा स्ट्रोक हो जाए, लकवा हो जाए एक साइड में, तब तो आदमी अस्पताल जाएगा ही। ठीक है, यस, सब तो जाएगा। जाएगा ही। लेकिन अगर छोटा सिम्टम हो और वह उस समय हम्म। हॉस्पिटल पहुंच जाए, तो वह कम न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट में स्ट्रोक को पहचान सकता है। या अगर मिनी स्ट्रोक यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक है, टीआईए है, जो क्षणिक वाला स्ट्रोक होता है वह है, और वह होकर चला गया, तो वह एक तरह का वार्निंग सिम्टम है। आपने सोचा अरे एक बार हुआ दोबारा नहीं होगा, बार बार थोड़े होगा, वो होगा ही बार बार। अच्छा। तो ऐसे में उसको जान लेना और उसको सीरियसली हम्म। लेना और उसको लेकर डॉक्टर के पास जाना कि दोबारा ना हो, इसके लिए यही हमारी स्पेशलिटी का काम है। तो लोगों में जागरूकता फैलाना। एक बात मैं कह रहा हूं यहां, स्पष्ट कर दूं, इस पॉडकास्ट का उद्देश्य आपको स्ट्रोक का इलाज बताना नहीं है। इस पॉडकास्ट का उद्देश्य स्ट्रोक के बारे में जागरूकता फैलाना है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति जो इसे सुने उनके दिमाग में यह बात रहे और उनके साथ, उनके आसपास के साथ, परिवार में, जान पहचान में, कहीं वो बैठे हैं पार्टी में, बस में, ट्रेन में, और उनके सामने किसी को इनमें से कुछ हो, तो एक व्यक्ति हो जिसके पास यह जानकारी हो और वह सही सलाह दे सके, सही एक्शन लिया जा सके, समय से एक्शन लिया जा सके। यह महत्व की बात है। ऐसा हो सकता है कि किसी को एक हाथ कमजोर है, जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से कमजोर हो गया हो, थोड़ा कमजोर हुआ। ठीक, बहुत बार हम करते हैं कि हाथ को देखते हैं कि एक हाथ जो है में ज्यादा पावर है और दूसरे में कम पावर है, मामूली कम पावर है लेकिन है, तो हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि पावर में मामूली का अंतर है लेकिन है। जैसे कि दाहिने और बाएं हाथ में थोड़ा अंतर होता है, लेकिन वह अंतर उससे ज्यादा है। या आपका बायां हाथ उतना स्ट्रांग है, दायां हाथ उतना स्ट्रांग फील कर रहा है, आप जब चेक करेंगे तो आपको लगेगा, आप पूछना पड़ेगा आप राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है, क्योंकि आपका दाहिना हाथ जो है बाएं हाथ से कम कमजोर, कम ताकत वाला दिखाई दे, महसूस हो। तो बहुत बार एग्जामिनेशन में ऐसा मिलता है। तो अंतर बहुत सटल भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि बहुत ड्रामेटिक हो। तो ऐसे में भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट है और लॉस हो गया, ब्रेन के एक पार्ट का लॉस हो गया, तो वह लॉस परमानेंट होता है। इसलिए अगर आपको शक हो या नहीं करे, थोड़ा मालिश करा लेंगे ठीक हो जाएगा, इस तरह की बातें लोग सोचते हैं। आप मालिश करा लेंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्रेन का जो पार्ट डैमेज है वह पार्ट रिटर्न नहीं आ सकता। उसके लिए आवश्यक है कि आप समय से त्वरित कार्रवाई करें। तो अब ये बताइए कि जब हमें शंका होती है कि स्ट्रोक है सामने वाले इंसान को, टिल द टाइम वी रीच द हॉस्पिटल, उसके बीच में हमें क्या करना चाहिए? आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। क्योंकि स्ट्रोक देखें दो तरह के होते हैं। हम्म। एक होता है हेमोरेजिक स्ट्रोक, जिसमें ओके। ब्रेन में हैमरेज हो सकता है, ब्लीडिंग होती है और उसमें ब्रेन में खून की नली फट चुकी होती है। और एक होता है इस्कीमिक स्ट्रोक, जिसमें ब्रेन में खून की नली में ब्लॉकेज आई होती है। इन अच्छा। दोनों के ट्रीटमेंट बिल्कुल अलग अलग हैं और आप पहले से नहीं कह सकते कि दोनों में से कौन सा वाला स्ट्रोक है। और अगर ठीक है। एक में जिसमें ब्लॉकेज आई है, उसमें उसके लिए ब्लॉकेज खोलने के लिए जो दवाइयां देते हैं, और जब ब्लीडिंग हुई है, यह दोनों इतने कन्फ्लिक्टिंग हैं कि अगर आपने ब्लॉकेज खोलने के लिए जो दवाइयां देते हैं, मैं दवाइयों के नाम नहीं बोलूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि लोग यहाँ से दवाइयों के नाम जानकर जाएं और उनका इलाज करने लगे, इसलिए मैं नहीं बोलूंगा।
लेकिन अगर आपने किसी ने वह दवाई बिना स्कैनिंग के दे दी और वह आपने ब्लीड ब्लीडिंग वाले में दे दी। दे दी, तो अच्छा। वह ब्लीडिंग को बढ़ा सकती है और बहुत ज़्यादा हुँ, नुकसान कर सकती है। इसलिए जो ठीक है। पहली चीज़ आपको करने की है, वह है हुँ, कि वहाँ लेकर जाएँ, जहाँ आपको मालूम है कि इसका उचित इलाज मिलेगा। बगल वाले हुँ, डॉक्टर को दिखाते हैं, पर रिश्तेदार को फ़ोन करते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, दवाई दुकान वाला नीचे रहता है, उसको बुलवा के दिखाते हैं। हुँ, इनमें समय ना बर्बाद करें, ठीक है। यह महत्व की हुँ, बात है। या पास के अस्पताल में ले गए, वहाँ बोला यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ स्कैनिंग नहीं होती है, बड़े अस्पताल में जाएँ। तो आपके शहर का जो सबसे सुविधा संपन्न अस्पताल है, सीधा वहाँ जाएँ, क्योंकि स्ट्रोक जो है बहुत रिसोर्स इंटेंसिव ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है इसे। जैसे सबसे पहले आपको तुरंत स्कैनिंग की ज़रूरत पड़ेगी। हर अस्पताल के पास 24 घंटे तुरंत स्कैनिंग की सुविधा नहीं होती। अगर ठीक है। हुँ, इमरजेंसी में जैसे ही स्ट्रोक हुआ, हम यहाँ मैं यहाँ यूके में प्रैक्टिस करता हूँ, तो हमें यहाँ वार्निंग मिलती है कि स्ट्रोक पेशेंट आने वाला है, तो हम जाकर ओके, स्कैनर में खड़े हो जाते हैं ओके, और कि स्ट्रोक थोड़ा-सा भी टाइम नहीं वेस्ट करना। नहीं, सेकंड्स भी नहीं वेस्ट करना। हम उसका स्कैन रिक्वेस्ट कर चुके होते हैं और जैसे हुँ, ही वो आता है उसको लेके सीधा स्कैनर में घुसाते हैं। एम्बुलेंस कहीं और इमरजेंसी में या कहीं और नहीं रुकती, किसी और डॉक्टर के पास नहीं रुकती, वो सीधा स्कैनर में जाती है और सबसे पहले हम उसकी स्कैनिंग करते हैं। ओके। और उसके बाद उसमें स्कैनिंग के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि क्या आपको स्कैनिंग में मिला। स्कैनिंग के अलग-अलग टाइप्स होते हैं, उस हिसाब से हम कैनुला डालना और ये सब करते हैं, लेकिन सारे हुँ, काम स्कैनर में होते हैं। तो यह अंतर है, ज़रूरी नहीं है कि भारत में हर जगह उस तरह की व्यवस्था अभी तैयार हो गई हो। जब तक मैं भारत में प्रैक्टिस करता था, मुझे छोड़े हुए काफ़ी समय हो गया है, डेढ़ हुँ, दशक से अधिक हो गया है। लेकिन हुँ, जब तक मैं भारत में प्रैक्टिस करता था, ऐसी व्यवस्था हमारे अस्पतालों में नहीं थी, ज़्यादातर अस्पतालों में नहीं थी। लेकिन पिछले हुँ, 15 वर्षों में भारत बहुत बदला है, तो बहुत सारे शहरों में, बहुत सारे अस्पतालों में इसकी व्यवस्था है, जहाँ इमरजेंसी में स्कैनिंग होती है, इमरजेंसी में वो दवाइयाँ दी जाती हैं, जो ब्लड क्लॉट को ओपन कर सकें। हुँ, हुँ, और उसका लाभ लिया जा सकता है। इसके लिए हुँ, आवश्यक है कि आप शहर के सबसे सुविधा संपन्न अस्पताल में या उससे भी बेहतर हो, हालांकि यह एक्सपेक्ट करना लोगों से कि इतनी हुँ, तैयारी के साथ कोई रहेंगे या थोड़ी ज्यादती होगी। लेकिन मैं जिस शहर में रहूंगा, मैं पता करना चाहूंगा कि भाई हमारे शहर में किस अस्पताल में हुँ, 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा है और 24 घंटे स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, जिससे कि मैं कहीं और न जाऊं। यहाँ गए, अरे यहाँ नहीं होता है, यहाँ वो डॉक्टर नहीं है, वहाँ जाइए। इसमें हुँ, समय हुँ, बर्बाद ना हो। इसके हुँ, लिए अगर आपकी जानकारी में है कि आपके शहर के किस अस्पताल में स्ट्रोक का ट्रीटमेंट होता है, तो आप फायदे में रहेंगे। यह बहुत काम की ठीक है। जानकारी है। ये नॉर्मली कहा जाता है नीड टू नो बेसिस, पहले से जानने की क्या जरूरत है, जब जरूरत हुँ, पड़ेगी जान लेंगे। लेकिन हुँ, यह वह जानकारी है जो अगर आप पहले से जानकर रखेंगे, तो समय पड़ने पर इस जानकारी को निकालने में समय व्यर्थ नहीं करना पड़ेगा। बट ये एक लॉजिकल प्रिज़म्पशन है कि किसी भी बड़े हॉस्पिटल में तो होगा ही होगा, राइट? ज़रूरी नहीं है कि हर बड़े हॉस्पिटल में हो। अ, क्यों? बहुत स्पेशलाइज़्ड ट्रीटमेंट है और बहुत सारे नए ट्रीटमेंट आ रहे हैं। तो अच्छा। जी, स्ट्रोक बहुत तेज़ी से बदलता हुआ स्पेशलिटी है। हुँ, जब तक मैं मुझे मेडिकल कॉलेज से निकले हुए 30 साल हो गए। तो 30 साल पहले जब हम निकले थे, तो हार्ट अटैक के जो ट्रीटमेंट दिए जाते थे, हुँ, उसमें थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी जाती थी, वो दवाइयाँ दी जाती थी जो ब्लड क्लॉट को डिसॉल्व करती थी। ठीक उस है। वक़्त वही बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी कि आपने हार्ट अटैक के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी दी, तो हम बहुत एक्साइटेड होते थे कि हम हार्ट अटैक के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी देते हैं। हुँ, और उस वक़्त जब कुछ सालों बाद हमने सुना था कि ब्रेन के लिए भी सेम थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी अब प्रयोग होने लगी है। लेकिन मैंने भारत में 15 साल डॉक्टरी की, मैंने ब्रेन के लिए थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी का प्रयोग होते अपनी जानकारी में अपने आसपास के अस्पतालों में नहीं देखा था। तो अच्छा। हर अस्पताल में उसकी सुविधा नहीं थी। स्ट्रोक का मतलब होता था कि आप
बाद में स्ट्रोक हो गया, पता कर लिया, बाद में अब सब कंट्रोल हो जाएगा तो फिजियोथेरेपी कराइए, एस्पिरिन खिलाइए एंड ऑल दैट, इस तरह की दवाइयाँ चलती थी। तो मान के चलते थे कि स्ट्रोक के लिए ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। यह एक रिलेटिवली नया स्किल है और मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि यह रिलेटिवली नया स्किल है, थ्रोम्बोलाइसिस और अब थ्रोम्बेक्टमी। यानी यह संभव है कि ग्रॉयन में, जांग में वायर डालकर या हाथ में वायर डालकर आर्टरी के माध्यम से ब्रेन तक जाया जाए। और अगर आपने स्कैनिंग में देख लिया है कि क्लॉट कहाँ है और कितना बड़ा है, और अगर बड़ा क्लॉट है तो यह संभव है, बड़ी आर्टरी में बड़ा क्लॉट है तो आप ब्रेन में वहां जाएं जहां यह क्लॉट फंसा है और उस क्लॉट को सक करके बाहर निकालें और ब्लड फ्लो रिस्टोर करें। बहुत अच्छे परिणाम देखने मिलते हैं। तो यह कि हर बड़े अस्पताल में यह सुविधा होगी, कहना, इंग्लैंड में भी हर जगह यह सुविधा नहीं उपलब्ध है। ओके। हमारे अस्पताल में जहाँ होता है अभी भी यह 24 घंटे नहीं होता, सुबह से शाम तक होता है। तो आपकी तकदीर पर है कि अगर आपको स्ट्रोक हुआ और सही समय पे हुआ तो आपको यह ट्रीटमेंट मिलेगा, नहीं तो दूसरे ट्रीटमेंट से काम चलाना पड़ेगा जो इससे रिलेटिवली इंफीरियर है। तो ये नॉलेज होना कि किन हॉस्पिटल्स में 24/7 ये होता है इज हाँ, मोर इम्पोर्टेंट रादर देन उस मोमेंट पे एज्यूम करना कि बड़े हॉस्पिटल में तो होगा ही होगा। वही होगा। जी हाँ, राइट। क्योंकि हाँ, जरूरी अच्छा। नहीं है और स्ट्रोक नाम की स्पेशलिटी भारत में मतलब स्ट्रोक अलग से एक स्पेशलिटी की तरह एग्जिस्ट नहीं करती। भारत में न्यूरोलॉजिस्ट ही स्ट्रोक को डील करते हैं। यहाँ पर मैं न्यूरोलॉजिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं स्ट्रोक डील करता हूँ। यहाँ पर दूसरी एक्यूट मेडिसिन जैसी स्पेशलिटी जो कि अधिक बीमार लोगों को ट्रीट करती है, उनको वे भी स्ट्रोक स्पेशलिस्ट बनते हैं और वो ट्रीट करते हैं। तो जरूरी तो भारत में न्यूरोलॉजिस्ट ही स्ट्रोक ट्रीट करते हैं। स्ट्रोक अलग से एक स्पेशलिटी के रूप में स्टैब्लिश्ड नहीं है। दुनिया के कुछ देशों में स्टैब्लिश हो रही है, हर देश में अलग से स्पेशलिटी के रूप में स्टैब्लिश्ड नहीं है। और ये जो आपने 2 स्ट्रोक्स के टाइप बताए, हेमोरेजिक एंड मैं इस्कीमिक ठीक प्रोनाउंस, हाँ, इस्केमिक, तो इनमें से कौन सा डेंजरस ज्यादा है? हेमोरेजिक, राइट? नहीं, दोनों डेंजरस है। डिपेंड करता है कितना बड़ा स्ट्रोक है, अच्छा। उस पर डिपेंड करता है। 80% स्ट्रोक जो होते हैं, 80 से 85% स्ट्रोक जो होते हैं वह इस्कीमिक होते हैं। 15 से 20% स्ट्रोक जो होते हैं वे हेमोरेजिक होते हैं। तो हेमोरेजिक स्ट्रोक लेकिन जब होते हैं दोनों ही डिवास्टेटिंग होते हैं। और कई बार छोटा हेमरेज होता है, छोटा ब्लीड होता है तो उतनी खतरे की बात नहीं दिखती है, और नहीं तो अगर बड़ा ब्लीड होता है तो बहुत ही खतरे की बात दिखती है। और हमने देखा है इस्कीमिक स्ट्रोक भी बहुत डेंजरस हो सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग हो सकते हैं। बैचलर आर्टरी स्ट्रोक्स होते हैं वो बहुत ही डेंजरस होते हैं, और डिपेंडिंग कि ब्रेन के किस पार्ट में है। और स्ट्रोक सडन होता है, यह बात है, लेकिन कितना बड़ा एरिया को इन्वॉल्व कर रहा है यह महत्व की बात है। कई बार है, अच्छा, हेमरेज में आपको जल्दी से जल्दी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। कई बार हाई ब्लड प्रेशर की वजह से खून की नली फटती है तो उसमें ब्लड प्रेशर को जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना है। लेकिन एक बार कंट्रोल होने के बाद ऐसा भी होता है कि इस्कीमिक स्ट्रोक में उतना रिकवरी जो है सो बेहतर हो सकती है। हेमोरेजिक स्ट्रोक में हो सकता है कि रिकवरी बेहतर हो सकता है कि जो आर्टरी फटी हो उसकी वजह से इमीडिएट प्रॉब्लम हो, लेकिन उतना डैमेज नहीं हुआ हो। तो यह कहना बड़ा कठिन है कि कौन सा स्ट्रोक ज्यादा बुरा है। ब्रेन के किस एरिया को इन्वॉल्व करता है यह ज्यादा महत्व की बात है। ओके। जैसे, और कितना न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट आता है, और उस न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट का आपके जीवन पे क्या असर पड़ता है। आप सोचें अगर कोई वायलिन प्लेयर है, उसको एक मामूली सा भी स्ट्रोक उसके दाहिने हाथ में हो जाए जिससे उसकी सिर्फ थोड़ी सी कमजोरी आ जाए हाथ में, तो उसे बहुत ज्यादा उसे फर्क पड़ेगा। कोई पेंटर है उसे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर कोई लेबरर है वो आगे काम करेगा, करते करते फिजियोथेरेपी से उसकी स्ट्रेंथ वापस आ जाएगी तो उसे हो सकता है उतना फर्क ना पड़े। या कोई आदमी ऑफिस में काम करता हो, दाहिने राइट हैंडेड हो, उसका लेफ्ट हैंडेड अफेक्टेड हो, तो हो सकता है उसे उतना फर्क ना पड़े। पर अगर कोई आदमी निशानेबाज हो, शूटर हो, और उसकी दाहिनी आंख में स्ट्रोक हो जाए तो आप सोचें उसको कितना फर्क पड़ेगा। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि किस भाग में पड़ता है। लैंग्वेज लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासतौर से ब्रेन में अगर बाईं ओर स्ट्रोक होता है
और दाहिना साइड अफेक्टेड होता है, तो एक चीज बहुत कॉमन देखने में आती है कि लैंग्वेज का लॉस होता है। यानी व्यक्ति आपकी बात समझ नहीं सकता या वह बोल नहीं सकता, लैंग्वेज के फंक्शन को लूज कर जाता है। उसके लिए द वर्ल्ड स्टॉप्स मेकिंग सेंस। ये अल्जाइमर्स में भी होता है शायद। नहीं, अल्जाइमर्स में वही चीज सडनली नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, पर होती है। हाँ, ये हाँ, राइट, तो कॉग्निटिव फंक्शन का लॉस होता है, पर राइट। लैंग्वेज स्पेसिफिकली एक ऐसा फंक्शन है, वह पूरी दुनिया को देख रहा है, हुँ, लेकिन वो उन चीजों को आर्टिकुलेट नहीं कर सकता। बिल्कुल, द वर्ल्ड स्टॉप्स मेकिंग सेंस टू दैट पर्सन। यह बहुत हुँ, महत्व की बात मैंने देखी है जब से स्ट्रोक में मैं काम कर रहा हूं। मैं यह बहुत महत्व की बात देखा हूं कि लैंग्वेज का ह्यूमन एग्जिस्टेंस के लिए क्या महत्व है, इसे समझना है तो आप उस व्यक्ति को देखें जिसको स्ट्रोक की वजह से उसने अपना लैंग्वेज लूज कर दिया। अच्छा, मतलब जो ओके। सबसे भयानक है, स्ट्रोक का जो सबसे भयानक रूप मुझे दिखाई देता है, आई हुँ, कैनॉट इमेजिन माई लाइफ हैविंग लॉस्ट माई लैंग्वेज। नथिंग मेक्स सेंस, नथिंग मेक्स सेंस। वो यह नहीं कह सकता कि उसे भूख लगी है, कि प्यास लगी है, कि उसे टट्टी करना है। वह कुछ भी नहीं कह सकता, ना कुछ समझ हुँ, सकता, और सब कुछ देख रहा है। पर हुँ, हुँ, भाषा का प्रयोग यानी कि इशारे से बता देगा, सिर्फ बोल नहीं सकता ऐसा नहीं है। हुँ, यानी कि वो इशारे से बता देगा या वो लिख के बता देगा। वह कैसे भी भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। उसे क्या कहना है, यह बात, इस अच्छा। बात को उसका ब्रेन असेंबल ही नहीं कर सकता। एकदम एक आप समझें कि जैसे एक जानवर के पास लैंग्वेज नहीं होती है ना, वैसा हो जाएगा व्यक्ति। नहीं, वो खुद समझ रहा है, उसके अंदर थॉट्स बन रहे हैं? जी नहीं, थॉट्स में नहीं, वो कुछ नहीं हो रहा? कुछ भी नहीं। ना वो समझ सकता है, ना वो बोल सकता है। लूजेस द लैंग्वेज। अच्छा, तो यहां पर लैंग्वेज का महत्व व्यक्ति के लिए समझना बहुत महत्व की बात है। अच्छा, तो अच्छा। कौन ब्रेन के ये किस पार्ट में स्ट्रोक है और कौन सा फंक्शन आप लूज करते हैं, यह बहुत हुँ, महत्व की बात है। क्योंकि देखें, जब एक बहुत बड़ा स्ट्रोक किसी व्यक्ति को हो और वह जीवित हो, यह बहुत हुँ, बड़ी ट्रेजेडी है। राइट। हुँ, बहुत सारे लोगों को देखा गया है रिसर्च में कि बहुत सारे लोगों को एक बहुत बड़े स्ट्रोक से बचा लिया गया। हुँ, उनका जीवन बच गया, लेकिन उन्होंने हुँ, बाहर आकर बाद में जब वे रिकवर किए तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट व्हाट आई वुड हैव वांटेड। दिस काइंड ऑफ लाइफ। दिस काइंड ऑफ हुँ, लाइफ आई वुडंट हैव वांटेड, इतनी डिसेबिलिटी के साथ। अच्छा, तो जब आप बचाने की बात कहते हैं तो सिर्फ जीवन बचाने की बात नहीं है, फंक्शन बचाने की बात है। कि मनुष्य का सिर्फ जिंदा रहे, सांसें चलती रहें, हार्ट बीट चलता रहे, यह काफी नहीं है। यह आवश्यक है कि मनुष्य एक मनुष्य की तरह फंक्शन कर सके। इसके नहीं तो लिए जीवित जीवित तो रह जाता है, लेकिन वो जो रिकवरी है, मतलब मैंने सुना है कि काफ़ी टाइम लगता है। रिकवरी होती है या वैसी लाइफ चलती है? नहीं, रिकवरी होती है, काफी कुछ रिकवरी हो सकती है। ओके, डिपेंड्स कौन से फंक्शंस लूज हुए हैं। ब्रेन का जो पार्ट डैमेज होता है, ब्रेन के दूसरे पार्ट जो होते हैं उसके फंक्शन को टेक ओवर कर सकते हैं। उसके लिए थेरेपी आवश्यक होती है, फिजियोथेरेपी, लैंग्वेज थेरेपी आवश्यक होती है, जिससे कि शरीर का जो ब्रेन के दूसरे पोर्शंस जो हैं उन हुँ, फंक्शंस को टेक ओवर कर लेते हैं, रीलर्न करते हैं, नए सर्किट्स बनते हैं। ब्रेन का वह पार्ट जो डैमेज हो गया है वह जिंदा नहीं होता, अच्छा, क्योंकि ब्रेन अच्छा, टिश्यू में रीजेनरेशन की एबिलिटी नहीं होती। जितने ब्रेन ओके। सेल्स के साथ हम पैदा होते हैं उतने ही ब्रेन सेल्स के साथ वो हमारे साथ जीवन भर रहते हैं, नए नहीं बनते। नहीं तो कितने सेकंड्स की ऑक्सीजन डेप्रिवेशन हो कि इट डाइज़? कुछ मिनट, कुछ मिनट? लेकिन कुछ मिनट, हुँ, ओके, लेकिन उसमें एक फेज होता है। आप कहेंगे जब कुछ मिनट में ब्रेन सेल का डेथ हो जाता है तो आप क्यों कहते हैं कि आप 4 घंटे तक ट्रीट कर सकते हैं, 9 घंटे तक ट्रीट कर सकते हैं, राइट, राइट। हुँ, अप टू 24 घंटे तक सर्टेन ट्रीटमेंट, मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी अप टू 24 घंटे तक ऑफर करते हैं। ओके, उसके लिए एक कंसेप्ट है, कोर एंड पेनम्ब्रा। तो जो स्ट्रोक का कोर होता है, दैट सेंटर ऑफ दैट पार्ट जहां स्ट्रोक हुआ है, जिसका डेथ हो चुका है, और उसके आसपास का एक एरिया होता है जिसको पेनम्ब्रा कहते हैं, जहां पर ब्लड सप्लाई कट रही है लेकिन थोड़ी थोड़ी पहुंच रही है। तो देर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन दैट कैन बी सैल्वेज्ड।
ओके, तो द अच्छा। अर्लियर इंटरवेंशन इज डन, जितनी जल्दी इंटरवेंशन किया जाता है, सैल्वेज किया जा सकता है। तो परफ्यूजन स्टडीज के माध्यम से, हर जगह परफ्यूजन स्टडीज भी नहीं होती है, लेकिन जहां होती है सीटी स्कैन के साथ साथ सीटी परफ्यूजन स्टडी होती है, तो उसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट का पूरी तरह से डेथ हो चुका है और कौन सा पार्ट का डेथ नहीं हुआ है। अगर ब्लड सप्लाई रिस्टोर कर दी जाए तो वह पार्ट बच जाएगा। तो यह कंसेप्ट हम्म। आने से कि देर इज अ कोर एंड देर इज अ सराउंडिंग पेनम्ब्रा, जो कि जहां धीरे धीरे ब्लड सप्लाई घट रहा है, और अगर थोड़ी देर और नहीं मिला, वहां पे थोड़ा बहुत ब्लड पहुंच रहा है और वह जीवित है, लेकिन अगर ट्रीटमेंट नहीं मिला तो ब्रेन का वह पार्ट, उस पार्ट का भी डेथ हो जाएगा और स्ट्रोक का साइज, अल्टीमेट इंफार्क्ट साइज बड़ा होगा। तो इंफार्क्ट जी। साइज को छोटा रखने के लिए इमीडिएट इंटरवेंशन करते हैं। तो आपने अपने एक्सपीरियंस में कोई ऐसा केस देखा है जो बिल्कुल बहुत सीरियस और गॉन केस था, बट आपने उसकी रिकवरी देखी है क्या? जी व्हिच हाँ, इज़ थोड़ा-सा देखिए, मैजिकल। देखिए, ओके। बिल्कुल देखी है, बिल्कुल देखी है। ऐसे केसेस मैंने देखे हैं, बिल्कुल अभी-अभी देखे हैं। जब ओके। पेशेंट, उसका दाहिना हाथ, दाहिना पैर, जीभ, चेहरा सब अफेक्टेड था, लैंग्वेज चला गया था, वह कुछ भी समझ नहीं सकता था, बिल्कुल। और अच्छा। लेकिन वह तुरंत 1 घंटे, डेढ़ घंटे के अंदर वह अस्पताल आया। हमने उसको थ्रोम्बोलाइसिस दिया, यानी हुँ। क्लॉट को तोड़ने वाली दवा दी, और उसके बाद उसको थ्रोम्बेक्टमी के लिए ले गए और वायर से उसके उस क्लॉट को बाहर निकाला। और 3 घंटे बाद वह आदमी बात कर रहा था, उसका हाथ, वह कुछ कुछ शब्द मिस कर रहा था, बस कुछ शब्द वो भूल रहा था, नहीं बोल पा रहा था, कुछ शब्द वह गलत बोल रहा था। जैसे अच्छा। उसे कॉफी चाहिए तो उसे कॉफी शब्द याद नहीं आ रहा है, वह चाय, कॉफी का मग लेकर हिला रहा है और बता रहा है कि इसमें मुझे चाहिए, कॉफी शब्द याद नहीं कर पा रहा है। इस तरह के रह गया था थोड़ा बहुत, और लेकिन पावर रिटर्न हो गया था, चेहरा लगभग ठीक हो गया था, और अगले दिन वह सुबह पूरी तरह से रिकवर कर गया। सिर्फ तो एक मतलब दिन रह काफ़ी जो गेम है वो अर्ली इंटरवेंशन का ही है। अर्ली इंटरवेंशन का गेन है। अ, भाग्य की भी बात है कि जिस जगह वो पहुंचा उस जगह सारा ट्रीटमेंट अवेलेबल था, और बिना किसी देरी के तुरंत वायर डालकर थ्रोम्बेक्टमी कर दी गई और वह पूरी तरह से रिकवर कर गया। वैसे ही एक हुँ। और पेशेंट आया था, बहुत अधिक उम्र का व्यक्ति था लेकिन बिल्कुल फिट, 85 साल का बिल्कुल फिट व्यक्ति, ठीक और है। उसको ब्रेन स्टेम स्ट्रोक हुआ था, लॉक्ड इन सिंड्रोम हो जाता है, जिसमें कि आदमी सब कुछ देख सकता है लेकिन हिल डुल नहीं सकता। उसके अच्छा। शरीर बिल्कुल वो ब्रेन स्टेम का स्ट्रोक होता है, और सबसे खराब किस्म का स्ट्रोक होता है। उसे ब्रेन ब्रेन स्टेम स्ट्रोक था, बैसिलर आर्टरी थ्रोम्बोसिस थी, और हमने बोला अब जो होगा देखा जाएगा, चलो इसका ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे बुरी क्या बात है कि हमने कहा कि 4 घंटे, ऑनसेट से 4 घंटे, लेकिन अगर आप सोकर उठे हो तो आपको पता नहीं है कि आपको स्ट्रोक कब हुआ। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो आप ओके। यह डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको स्ट्रोक अभी अभी सुबह हुआ है या रात में सोने के 2 घंटे बाद हो गया था। तो इसमें ओके। रिस्क बहुत बढ़ जाता है क्योंकि आपको एग्जैक्ट ऑनसेट टाइम नहीं पता, लेकिन परफ्यूजन स्टडी जो थी वह फेवरेबल थी, तो हमने उसको थ्रोम्बेक्टमी की और वह रिकवर कर गया। अगले दिन कोई अच्छा। सिम्टम नहीं था। तो यह ओह! ऐसा संभव है। और बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को स्ट्रोक में एक हाथ एक पैर कमजोर हो गया और धीरे धीरे फिजियोथेरेपी करके वे लगभग पूरी तरह से पावर वापस ले लेते हैं। ये जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस है, उसमें से आई गेस बीपी एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जो आपको स्ट्रोक के प्रोन बनाता है। जी, सो ऐसी कोई और भी मेडिकल कंडीशंस है जिससे आप स्ट्रोक के प्रोन बनते हैं? जी हाँ। एंड ये आजकल आप यूथ में भी काफ़ी हो रहा है, आपको ऐसे केसेस मिल रहे हैं जिसमें यंग लोगों को भी काफ़ी हो रहा है? और उसके क्या रीज़न्स हैं जो आपको लगते जी हैं? हाँ। ट्रीटमेंट की बात हमने कर ली, हुँ। हमने प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट की आवश्यकता पर बात कर ली, हुँ। फिजियोलॉजी के बारे में, पैथोफिजियोलॉजी के बारे में बात कर ली। बचाव की हुँ। बात बहुत महत्व की है। हुँ। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर के अलावा डायबिटीज, हाई ओके। कोलेस्ट्रॉल, ये 2 कंडीशंस हैं जो स्ट्रोक कराते हैं। एक और कंडीशन है एट्रियल फिब्रिलेशन। उसमें हार्ट का जो अपर चैम्बर है,
नॉर्मली हार्ट का अपर चैम्बर और लोअर चैम्बर सिंक्रोनी में इस तरह से कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन में हार्ट का अपर चैम्बर इस तरह से कंट्रैक्ट करने की बजाय यूं फड़फड़ाता है। अच्छा। और यह एक कॉमन कंडीशन है जो बढ़ती एज के साथ बहुत ही ज़्यादा होती है, या जिनको हार्ट की बीमारियां होती हैं उनके साथ होती है। अपने हुँ, आप में इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, आप दवाई लेते हैं, रेट कंट्रोल में रहता है। हुँ, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि चूंकि हार्ट का अपर चैम्बर जो है एट्रिया, वह कंट्रैक्ट नहीं कर रहा, इस तरह से फड़फड़ा रहा है, फिब्रिलेट कर रहा है, तो ऐसे में वहां ब्लड क्लॉट कर जाता है, क्योंकि ब्लड पूरी तरह से वह खाली नहीं हो पाता। तो ऐसे लोगों को एट्रियल फिब्रिलेशन जिनको होता है, उनमें स्ट्रोक की हुँ, संभावना बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि वहां अगर क्लॉट हुआ ब्लड का एक टुकड़ा वहां से निकल कर जाए और ब्रेन में बहुत बड़ा स्ट्रोक करा सकता है। अक्सर एट्रियल फिब्रिलेशन के साथ जो स्ट्रोक होते हैं वे बहुत बड़े होते हैं साइज में। इसके लिए अच्छा, उनको प्रिकॉशन के रूप में ब्लड थिनर्स पर, जिसको कहते हैं एंटीकोगुलेंट्स, पर रहना चाहिए, जिसके लिए डॉक्टर से दिखाना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि एट्रियल फिब्रिलेशन पैरोक्सिस्मल, यानी कभी आए और कभी चला जाए, हर समय ना रहे। तो आप डॉक्टर के पास गए, आपने ईसीजी कराई और आपको ईसीजी नॉर्मल है और आपका एट्रियल फिब्रिलेशन नहीं है, लेकिन हुँ, आपको कुछ घंटे के लिए आया और आपको कुछ कोई सिम्टम नहीं हुआ, आपको पता नहीं चला, तो आपको पता हुँ, नहीं चलेगा कि आपको एट्रियल फिब्रिलेशन पैरोक्सिस्मल है, तो आप बिल्कुल, आप नहीं हो सकता है कि आपको पता ना चले। तो ऐसे में स्ट्रोक की रिस्क होती है। और अगर कि कोई आदमी स्ट्रोक या मिनी स्ट्रोक, दैट इज ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक लेकर आता है, तो हम उसको एट्रियल फिब्रिलेशन के लिए चेक करते हैं। तो एट्रियल फिब्रिलेशन एक ऐसी कंडीशन है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हो सकता है, तो ओके, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखने की आवश्यकता होती है। और अगर कभी भी स्ट्रोक हुआ है या दूसरे रिस्क फैक्टर्स हैं, वैस्कुलर रिस्क फैक्टर है, तो हुँ, मैटर करता है। जिन लोगों का वजन अधिक होता है, ओबेसिटी एक फैक्टर है, क्योंकि उसके साथ में डायबिटीज, हाइपरटेंशन जुड़े होते हैं। स्मोकिंग बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत ही बड़ा फैक्टर है स्मोकिंग। स्मोकिंग बहुत बड़ा वैस्कुलर रिस्क फैक्टर है। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वह स्ट्रोक से बचाव दे सकता है। स्मोकिंग ना करें, रेगुलर एक्सरसाइज करें, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रखें, डायबिटीज की जांच कराएं, ब्लड प्रेशर की जांच कराएं, ब्लड प्रेशर हुँ, डायबिटीज को कंट्रोल में रखें। और हुँ, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, तो अगर आपको ईसीजी वगैरह कराएं कभी, जो रेगुलर चेकअप होता है उसमें ईसीजी में अगर आपको पता लग गया कि आपके पास, आपको एट्रियल फिब्रिलेशन है और आपने उसकी रेगुलर दवाई शुरू कर दी, तो स्ट्रोक के चांसेस बहुत घट जाते हैं। नहीं तो हुँ, बहुत बड़े, बहुत डिवास्टेटिंग स्ट्रोक हो सकते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन से। तो देयर आर थिंग्स दैट वन कैन डू टू प्रिवेंट स्ट्रोक। हुँ। अंडर 30 कितने केसेज़ आते हैं? रेयरली आते हैं, पर आते हैं। आ रहे हैं। अंडर 30 स्ट्रोक आने के कुछ कारण हो सकते हैं, जैसे हेमरेजिक स्ट्रोक आ सकता है, किसी को हुँ, माल फॉर्मेशन है आर्टरी की, तो उसको आर्टरी अगर कमजोर है तो हुँ, वहां से ब्लीड कर सकता है। एक कंडीशन होती है कैडेसिल, जो कि एक जेनेटिक कंडीशन होती है, उसमें हुँ, बहुत कम उम्र में और बहुत बार बार स्ट्रोक आते हैं, और हुँ, फैमिली में रन करते हैं कैडेसिल। तो कम उम्र में भी स्ट्रोक आ सकते हैं। कम उम्र के स्ट्रोक मल्टीफैक्टोरियल रीजन से, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, स्मोकिंग भी बहुत कॉमन होगा, हाँ। तो उसकी वजह से डैमेज होने में समय लगता है, इसलिए अंडर 30 वैसे वाले स्ट्रोक नहीं आते। हुँ, लेकिन अंडर 30 स्ट्रोक आ सकते हैं, पॉसिबल है। और लेकिन आपने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कि अंडर 30 विदिन द सेगमेंट इंक्रीज़ हुआ है? इंक्रीज हुआ है कहने लायक, मैं कहूंगा कि मैं अ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हमने नहीं देखा है कि विद इन सेगमेंट इंक्रीज हुआ है। भारत हुँ, के केस में आप देखेंगे कि जितनी लाइफस्टाइल बीमारियां हैं, हुँ, उन सब में बढ़ोतरी हुई है। जितनी भी लाइफस्टाइल राइट, बीमारियां हैं उनका एवरेज एज घटा है, और इसका कारण थोड़ा इकोनॉमिक है। अब हुँ, जैसे एक समय में कुपोषण समस्या थी, अब मोटापा समस्या है। हुँ, तो कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना समस्या है, कम उम्र में डायबिटीज का होना समस्या है। तो उस राइट, दृष्टि से आप कहें तो ऐसा नहीं है कि कोई एक विशेष चीज हो रही है, लेकिन हुँ, सामान्यतः सारे कार्डियोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर और सेरेब्रोवैस्कुलर रिस्क फैक्टर्स जो हैं, वह उनकी उम्र घटती जा रही है। भारत के केस में यह बहुत ज्यादा है, क्योंकि भारत हुँ, में एक इकोनॉमिक चेंज आया है।
लेकिन उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक साइकोलॉजिकल सोशल चेंज नहीं आया है। स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता उतनी नहीं बढ़ी है जितनी लोगों की खरीद के खाने की क्षमता बढ़ी है। ये तो हमारे वैसे हर समय में इकोनॉमी की यही कहानी होगी, नहीं? जी हाँ, हर इकोनॉमी में होता है। पहले यह फेज से हम गुजरते हैं, फिर हम रियलाइज करते हैं। अंग्रेजी साहित्य में यह बात कही जाती थी कि मोटा होना, गंजा होना हम्म। हम्म। और प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होना हम्म। आकर्षक गुण गिने जाते थे। इसका अर्थ है कि आप संपन्न व्यक्ति हैं और पैसे आप वाले। इतने और आपकी उम्र इतनी है हम्म। कि आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हुई, आप दीर्घायु हुए, इतने दिन जिए कि आपको प्रॉब्लम्स हुई। तो इन ये सब आकर्षक गुण गिने जाते थे। क्योंकि मोटे हैं आप, इसका अर्थ है आपको खाने को मिलता है। अब हम्म। यहाँ पर यह स्थिति है कि मोटे हैं इसका अर्थ है कि आप जिम एफर्ट नहीं कर सकते। हम्म। मोटे हैं आप इसका अर्थ है कि आपका सारा समय अपनी जीविका में निकल जा रहा है, या आपको उतना एजुकेशन नहीं मिला कि आप यह समझें कि आपको अपना फिजिक मेंटेन रखना चाहिए। तो अभी यहाँ पर यह स्थिति है कि मोटा आदमी अक्सर लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का होता है। लोअर सोशियो हम्म। इकोनॉमिक क्लास का आदमी मोटा तभी नहीं होता जब वह साथ में दारू गांजा भी पीता है। ये भी बात सही है, हाँ। कि अगर वो अल्कोहलिक है और वो ड्रग एडिक्ट है और वो इतनी बुरी तरह एडिक्ट है कि वो खाता ही नहीं है, सिर्फ पीता ही है, तभी वो दूल्हा है। नहीं तो हम्म। अक्सर मोटापा जो है वह लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास की बीमारी है। अपर सोशियो इकोनॉमिक क्लास में लोग इतने जागरूक हैं, खासतौर से शिक्षा वगैरह के माध्यम से, कि फिट होना प्रॉस्पेरिटी की निशानी है और मोटा होना लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस की निशानी है। जबकि एक जनरेशन पहले भारत में ऐसा नहीं था। बिल्कुल भारत में भी यह हम्म। स्थिति अब आ जाएगी। नई पीढ़ी हम्म। को यह बात समझ में आ रही है। नई पीढ़ी में आप जो ज़्यादा जागरूक बच्चे हैं वे अपने डाइट को लेकर और एक्सरसाइज को लेकर, अपने फिजिक को लेकर कॉन्शियस हैं, स्वास्थ्य को लेकर कॉन्शियस हो रहे हैं। हम्म। हम्म। अच्छा, एक फाइनल क्वेश्चन कि जो भी स्ट्रोक सर्वाइवर होता है, एक बार वो हॉस्पिटल से चला गया, उसकी रिकवरी टाइम तक उसको किस तरह का फैमिली सपोर्ट चाहिए होता है? फैमिली वो अपने बहुत नॉर्मल फंक्शंस कर सकता है या वो डिपेंडेंट या एक तरह से लाइबिलिटी बन जाता है और इट्स अ हाई फाइनेंशियल लोड ऑन द फैमिली? बेशक। देखिए, मैं वेस्टर्न इकोनॉमी में एक ऐसे कंट्री में काम कर रहा हूँ जहाँ सरकार जो है माई बाप है। हम्म। परिवार का और सोसाइटी का सारा फंक्शन सरकार ने टेक ओवर कर रखा है। तो हम्म। इसका पॉजिटिव साइड यह है कि अगर किसी को स्ट्रोक होता है तो उसको फिजियोथेरेपी मिल जाती है, उसको उसको केयरर मिल जाता है, उसको पर्सनल केयर के लिए जो चाहिए होता है वो मिल जाता है। हम्म। भारत में यह सब कुछ जो है परिवार ने करना है। राइट। तो अगर किसी को स्ट्रोक हुआ है तो वह, और स्ट्रोक बड़ा है, तो वह अपने नॉर्मल बॉडी फंक्शंस नहीं कर पाएगा। उसे मदद की जरूरत होगी, सहारे की जरूरत होगी। अगर वह व्यक्ति परिवार का मेन अर्नर है हम्म। और उसका रोजगार अफेक्टेड हुआ है तो यह और बड़ी समस्या है परिवार पर, बहुत बड़ा एग्जैक्टली। संकट है परिवार पर। तो ये हम्म। इसका अपना आर्थिक कॉस्ट तो है कि वह व्यक्ति जो कमाता था उसका लॉस है। दूसरा लॉस है कि उसको हर समय केयर की जरूरत है, तो घर का एक व्यक्ति उसे केयर देने में लग जाएगा। तीसरी जरूरत जो है उसको फिजियोथेरेपी चाहिए। यहाँ पर आप अस्पताल में रख के उसको फिजियोथेरेपी देते रहते हैं, हालांकि यहाँ सोसाइटी में, कम्युनिटी में फिजियोथेरेपी नाम मात्र की ही है, ढंग से नहीं मिलती। और हम्म। एक लिमिट के बाद अगर 6 महीने से अधिक फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है तो व्यक्ति को अपना प्राइवेट फिजियोथेरेपी अफोर्ड करना पड़ता है, और उसके बाद उतनी रिकवरी भी नहीं होती है। तो अर्ली फिजियोथेरेपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही ओके। स्ट्रोक हुआ, हम लोग जैसे ही स्ट्रोक से आदमी रिकवर करता है, रिकवर मतलब पहले 1 या 2 दिन के बाद हम उसको बिस्तर से उतारना, 1 दिन के बाद हम उसको बिस्तर से उतारना, चलाना शुरू कर देते हैं। हम्म। जहाँ तक वो चल सके उसकी फिजियोथेरेपी शुरू हो जाती है। तो यह कई बार समस्या होती है, खाने की समस्या होती है, स्वेलोइंग जो होता है वो अफेक्टेड हो जाता है। स्ट्रोक हुआ मरीज ठीक से निगल नहीं पाता, उसके फेफड़े में हम्म। इन्फेक्शन होने का खतरा रहता है, क्योंकि वो जो खाएगा वो सांस की नली से चला जाएगा अंदर।
तो इसकी भी समस्या होती है। तो ऐसे में उसकी फीडिंग की, उसकी न्यूट्रिशन की समस्या होती है, उसको ट्यूब देकर खिलाना पड़ता है। तो उसको न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि क्या समस्या है। उसको लैंग्वेज थेरेपिस्ट की जरूरत पड़ सकती है, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, उसको हुँ, फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हो सकता है कि उसको घर में अपने अपना काम वो अधिक से अधिक स्वयं कर सके, इसके लिए कुछ हुँ, मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़े कि आपने हुँ, रेलिंग्स लगा दी जिसको पकड़ के वो चल सके, नहीं तो हर समय एक आदमी उसके साथ लगा रहेगा। तो हुँ, हुँ, तो इस तरह के मॉडिफिकेशंस के लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं। तो यहाँ पर यह सब कुछ जो है सरकार प्रोवाइड कराती है जहाँ तक करा सकती है। उसके हुँ, बियॉन्ड जो है वो इतना कॉस्टली है कि अगर आप बिलियनर नहीं है, मिलियनर नहीं है, तो आप तो बिल्कुल एफर्ट नहीं कर सकते। तो आम आदमी सरकार पर डिपेंडेंट है। भारत में सुविधा यह है कि फिजियोथेरेपिस्ट घर पर आकर आपको फिजियोथेरेपी 100 रुपए में देकर चला जाएगा। हुँ, तो एक तरह से पॉजिटिव भी है, और परिवार है, भारत में हर किसी के पास परिवार है। तो लेकिन लोड पड़ सकता है और इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिव हो सकते हैं। ट्रीटमेंट, शुरू का ट्रीटमेंट बहुत महंगा हो सकता है। जैसे मैंने कहा, हर जगह अवेलेबल नहीं है। आप कहीं भी कराएंगे, ट्रीटमेंट कराएंगे और आईसीयू में रखेंगे तो हुँ, हुँ, बहुत महंगा हो सकता है। तो इसके इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस बहुत मैसिव हैं। इसलिए स्ट्रोक से बचें और ऐसी स्थिति ना आने दें, क्योंकि पूरा परिवार संकट में पड़ सकता है। स्पेशली अगर आप परिवार के एग्ज़ैक्टली। मेन अर्निंग मेंबर हैं तो बहुत बड़े संकट में पड़ सकता है। इसलिए हुँ, मैं कहूंगा कि मेडिकल साइंस में मैं स्ट्रोक से बड़ी ट्रेजेडी दूसरी नहीं जानता। अच्छा। देयर आर सर्टेन स्ट्रोक्स जिनको मैं देखता हूं तो कहता हूं कि इफ आई हुँ, गेट सच ए स्ट्रोक आई डू नॉट वांट टू सर्वाइव। हुँ। यार फैमिली के लिए कितना मुश्किल होता है। आई मीन इट्स लाइक एक तो वो चीज़ देखना रोज़ और ऊपर से मतलब ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि इतना फाइनेंशियल लोड हो जाता है कि फैमिली मेंबर्स अपने आप ही चाह रहे होते हैं कि कब जाए इंसान। इट्स वेरी सैड। इट्स दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। हुँ, ऐसी सिचुएशन आती है। दुर्भाग्य से मैं कहूंगा कि भारत में इसका कंसेप्ट नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को ईयर्स ऑफ लाइफ से मैच करके देखा जाए। अगर कोई हुँ, आदमी मान लें 28-88 वर्ष की उम्र का है और उसको एक बड़ा स्ट्रोक हो जाता है और आप हुँ, उसको अगले 2 साल खींच खांच के खराब क्वालिटी ऑफ लाइफ के साथ जिंदा रखते हो, हुँ, इज इट वर्थ इट? फाइनेंसिस को छोड़ें, आप एफोर्ड कर हुँ, सकते हैं को छोड़ें। हुँ, आप उसे खींच खांच कर किसी तरह से अस्पताल में भर्ती करा के, बार बार अस्पताल में भर्ती करा के, बार बार इलाज करा के आप जिंदा रखते हो। वह, इसका कंसेप्ट नहीं है भारत में कि मरीज से पूछा जाए कि भाई आप क्या चाहते हो, व्हाट वुड हुँ, यू प्रेफर। और अपने लाइफ को इस तरह से देखने की आदत नहीं है हमें कि हमने अपना जीवन जी लिया, अब हम, हमारे साथ यह स्थिति आ गई है, तो हमें हुँ, चूज करना है कि हाउ डू आई वांट टू कंटिन्यू एनी हाउ, और डू आई वांट टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ माई लाइफ। यह प्रश्न आप ना तो मरीजों से पूछ सकते हैं, ना मरीज के घर वालों से बिना मार खाने का खतरा उठाए पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ यह प्रश्न पूछे करेक्ट। जाते हैं और हुँ, हॉलिस्टिकली इन्हें देखा जाता है, और मरीज स्वयं भी बोलते हैं कि आई हैव लिव्ड अ लाइफ दिस फार, अगर इसके आगे मुझे कार्डियक अरेस्ट हो तो मुझे रिवाइव मत करना। उसको डीएनए सीपीआर कहते हैं, डू नॉट अटेम्प्ट कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, या अच्छा। डीएनए कहते हैं। तो ऐसे ऑर्डर्स मरीज खुद से कहकर साइन करवाते हैं कि आप ये ऑर्डर साइन करो कि यू विल हुँ, नॉट डू रिससिटेशन सीपीआर ऑन मी इफ आई गेट इनटू अ कार्डियक अरेस्ट। लेकिन भारत में क्या है कि रिश्तेदार क्या कहते हैं और रिश्तेदार क्या कहेंगे, यह ज़्यादा महत्व की बात होती है। इसलिए 95 साल के आदमी को भी, जिसके बचने की कोई संभावना नहीं है, आईसीयू में डालकर छोड़ देते हैं, और परिवार वाले भी हिचक में नहीं बोल पाते कि क्या हम अपने बूढ़े दादाजी के लिए इतना भी नहीं कर सकते। और डॉक्टर भी सोचता है चलो आईसीयू का बिल तो बन ही रहा है। तो ऐसे में जो मरीज होता है वह कष्ट झेलता है। तो यह एक एक अलग विषय है, यह पूरी ये तरह काफ़ी से। डिलेमा वाला विषय है क्योंकि यहाँ पे हम अपने परिवार वालों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझते हैं। वो भी एक है चीज़ है। पॉजिटिव भी बात है इसकी, नेगेटिव भी हाँ, बात है। नेगेटिव भी है। लेकिन हाँ, लेकिन वो एक स्ट्रोक से अलग एक विषय है। हाँ, स्ट्रोक का एग्ज़ैक्टली। मैनेजमेंट हुँ, के मैं समराइज कर दूं। येस, येस, श्योर। स्ट्रोक जाने की क्या होता है, स्ट्रोक को पहचाने कि स्ट्रोक के सिम्टम्स क्या होते हैं, मिनी स्ट्रोक यानी ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक जो आपके लिए वार्निंग साइन है, उनको हुँ, पहचाने, और
यह जाने कि देयर आर सर्टेन मेडिकल रिस्क फैक्टर्स जिनको मैनेज करके स्ट्रोक को कम किया जा सकता है. देयर आर लाइफस्टाइल चॉइसेस यू कैन मेक दैट कैन रिड्यूस द चांसेस ऑफ स्ट्रोक. एक्यूट स्ट्रोक के केस में यू शुड बी अवेयर कि अब मेरे शहर के किस अस्पताल में मुझे इमरजेंसी में इसका ट्रीटमेंट मिल जाएगा. टू बी अवेयर अबाउट इट इन एडवांस विल सेव टाइम एंड वैल्यूएबल ब्रेन सेल्स, क्योंकि आप जितनी देरी से ट्रीटमेंट मिलेगा उतना अधिक ब्रेन डैमेज होगा. रिकवरी इज पॉसिबल. डोंट जस्ट गिव अप कि अब तो इतना बड़ा स्ट्रोक हो गया, अब क्या कर सकते हैं. रिकवरी इज पॉसिबल. एक्यूट ट्रीटमेंट से रिकवरी पॉसिबल है. लॉन्ग टर्म में फिजियोथेरेपी से एंड अदर थेरेपीज से रिकवरी पॉसिबल है. और उसके बारे में जानकारी, बचाव, इलाज, इन सब के प्रति जागरूक रहने से आप ही नहीं आपका परिवार भी बहुत बड़े संकट से बचा रहेगा. तो हमारा ये काफी एक कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन था जिसमें हमने वही सब बातें डिस्कस की जो आपने अभी वो किया. तो नमस्ते राजीव जी, बहुत ही अच्छा लगा. थैंक यू. Thank you. Namaskar. And thank you very much for giving me this opportunity of bringing this very important topic to my fellow countrymen. Thank you. Thanks.